हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का एक नया चैप्टर प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो चलिए देखते हैं कि प्रेशर का मीनिंग क्या होता है और फ्लूइड्स में ये किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म समझेंगे। सबसे पहले हमको थर्स्ट को समझना पड़ेगा कि थर्स्ट का मतलब क्या होता है। तो थर्स्ट होता है द फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू अ सरफेस। तो द फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू अ सरफेस इज कॉल्ड थर्स्ट। तो देखिए, मान लेते हैं ये एक सरफेस है। इस सरफेस पे आप नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप परपेंडिकुलर बोलते हो वैसे ही किसी भी सरफेस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो मतलब किसी भी सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? थर्स्ट कहते हैं। तो थर्स्ट बेसिकली क्या है? थर्स्ट एक फोर्स है। अगर किसी भी सरफेस पे किसी दूसरे एंगल पे नहीं, बिल्कुल नॉर्मल अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उस फोर्स को हम कहते हैं थर्स्ट। तो ऑब्वियसली थर्स्ट की यूनिट क्या होगी? थर्स्ट की यूनिट वही होगी जो फोर्स की यूनिट होती है, दैट इज न्यूटन। तो थर्स्ट फोर्स ही है, आपको थर्स्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर को हम डिनोट करते हैं जनरली P से। तो प्रेशर क्या होता है? द थर्स्ट पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो थर्स्ट क्या होता है? थर्स्ट क्या होता है? फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया? थ्रस्ट बाय एरिया। थर्स्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया में कितना थर्स्ट लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया के नॉर्मल, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं प्रेशर। तो थर्स्ट को किससे डिनोट करते हो आप? F से, क्योंकि ये भी क्या है? एक फोर्स ही है। एरिया को किस चीज से डिनोट करते हो? A से। तो यहां से हमको फॉर्मूला क्या मिल गया? P इक्वल टू F बाय A। नाउ फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो यूनिट ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर की यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल। इसको हम कहते हैं पास्कल। तो इसको हम डिनोट करते हैं PA से। पास्कल को हम डिनोट करते हैं PA से। तो जो SI यूनिट होती है प्रेशर की, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। तो फोर्स पर यूनिट एरिया हम कहते हैं प्रेशर, और यू कैन से थर्स्ट पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, और यूनिट क्या होगी इसकी? पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा और भी यूनिट्स होती हैं प्रेशर की, जैसे बार। तो 1 बार क्या होती है? प्रेशर की यूनिट होती है। 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। उसी तरीके से और यूनिट्स होती हैं, जैसे एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM से डिनोट करते हैं हम इसको। तो 1 ATM इक्वल टू क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और सिंपली आप इसको बोल सकते हो 1.013 बार। तो 1 ATM प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है? जो आपको सी लेवल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो 1 ATM प्रेशर जो होता है वो इतना होता है, 1.013 बार के इक्वल। उसके अलावा और भी यूनिट्स होती हैं प्रेशर की, जैसे मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, mm ऑफ Hg। तो आपको ध्यान रखना है 1 ATM इक्वल टू होता है 1 ATM इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। इसका आपको ध्यान रखना है। ये सब यूनिट्स होती हैं किसकी? प्रेशर की। तो ये प्रेशर की कुछ यूनिट्स हैं। उसके अलावा द फैक्टर्स ऑन विच द प्रेशर डिपेंड्स। फैक्टर्स कौन से हैं जिन पे प्रेशर डिपेंड करता है? मतलब कौन कौन सी चीजों पे प्रेशर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स चेंज होने से प्रेशर चेंज हो जाता है। तो आपको ये चीज सब फॉर्मूले से पता चल जाएगी। प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है? F बाई A, मतलब थर्स्ट डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। अब थर्स्ट अगर आप बढ़ाओगे, फोर्स बढ़ाओगे, तो उससे क्या होगा? प्रेशर भी बढ़ेगा। तो आप कह सकते हो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो थर्स्ट पे यानी फोर्स पे, और दूसरा एरिया पे, जिस एरिया पे आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो। एरिया आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, और फोर्स मतलब थर्स्ट आप जितना ज्यादा अप्लाई करोगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हो कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के यानी थर्स्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, जिस एरिया पे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। मतलब अगर आप चाहते हो प्रेशर इंक्रीज हो तो एरिया को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो प्रेशर डिक्रीज हो, प्रेशर कम हो, तो एरिया को क्या करना पड़ेगा? आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, एरिया जितना ज्यादा होगा
प्रेशर उतना कम होगा, और फोर्स यानी कि थ्रस्ट जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कि कैसे हम इन फैक्टर्स से प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे जो बैग्स होते हैं, तो बैग्स की जो स्ट्रिप होती हैं उनका एरिया काफी ज्यादा होता है। क्यों एरिया ज्यादा होता है? क्योंकि अगर एरिया ज्यादा होगा तो जो प्रेशर होगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा, और इसी वजह से आपके शोल्डर्स में जो पेन होता है वो नहीं होगा। अगर यहीं पे अगर जो स्ट्रिप्स होती हैं बैक की वो बहुत थिन स्ट्रिप्स अगर आप यूज करोगे तो तुरंत क्या होने लगेगा? आपकी शोल्डर्स में पेन होने लगेगा। क्यों पेन होने लगेगा? ड्यू टू द प्रेशर। और भी एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं, जैसे कि नीडल्स है, तो जो नीडल्स होती हैं या नेल्स होती हैं, तो आपने देखा होगा नेल्स का जो फ्रंट होता है, नेल्स का जो फेस होता है वो क्या होता है? बहुत पॉइंटी होता है। क्यों पॉइंटी होता है? क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है, ताकि उसका एरिया क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। अब एरिया मिनिमम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और प्रेशर ज्यादा लगेगा तो नीडल क्या होती है? इजीली आप वॉल में इंसर्ट कर सकते हो। उसी तरीके से पॉलीथीन्स होती हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आप पॉलीथीन में कोई 1 या 2 kg का वेट लेके जा रहे हो तो तुरंत आपके हाथ में दर्द होने लगता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो बहुत कम होता है, और इसकी वजह से प्रेशर ज्यादा लगता है। जबकि आप बैग्स में आप कितना भी 10 to 15 kg भी वेट इजीली लेके जा सकते हो, कोई उसमें पेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, और इसी की वजह से प्रेशर क्या लगता है? कम लगता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको प्रेशर कम करना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपको प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कम करना पड़ेगा। तो इतने एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। तो ये तो हो गई बात प्रेशर की। अब बात आती है फ्लूइड प्रेशर की, जो कि हमारा टॉपिक है। सबसे ज्यादा हमको इसी टॉपिक पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है। व्हाट आर फ्लूइड्स? तो फ्लूइड्स, द सब्सटेंसेज विच हैव द कैपेबिलिटी टू फ्लो, द सब्सटेंसेज विच आर एबल टू फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स। मतलब वो सब्सटेंसेज जो फ्लो हो सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो सब्सटेंसेज, वो सारे सब्सटेंसेज जिनमें फ्लो होने की कैपेबिलिटी होती है वो होते हैं फ्लूइड्स। तो अब फ्लो कौन कौन होते हैं? फ्लो 2 तरीके के सब्सटेंसेज होते हैं, लिक्विड्स और गैसेस। सॉलिड्स तो फ्लो होते नहीं है। तो इसका मतलब फ्लूइड्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? लिक्विड्स और गैसेस। दोनों किस में आते हैं? दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आप केवल फ्लूइड्स से लिक्विड्स को मत समझिए, गैसेस भी फ्लूइड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो अब हम बात करेंगे फ्लूइड प्रेशर की। फ्लूइड प्रेशर सॉलिड सरफेस पे जो प्रेशर होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वही हम देखेंगे कि ये किस तरीके से डिफरेंट लगता है। मतलब उसकी यूनिट तो सेम रहेगी, वो लगेगा भी वैसे ही, बट यहाँ पे जो फ्लूइड्स होते हैं यानी कि लिक्विड्स और गैसेस, इनमें जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो अलग तरीके से एक्ट करता है। तो वही हम देखेंगे कि ये कैसे अलग तरीके से एक्ट करता है। तो सबसे पहले हम फ्लूइड प्रेशर की बात कर रहे थे। तो फ्लूइड्स मैंने आपको बता दिया। फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है फ्लो होने की, और इसमें कौन कौन आते हैं? लिक्विड्स और गैसेस। अब हम बात करेंगे फ्लूइड प्रेशर की। फ्लूइड प्रेशर मतलब जो फ्लूइड्स होते हैं उन पे प्रेशर कैसे लगेगा। तो उसको समझने के लिए, फ्लूइड प्रेशर को समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा फ्लूइड एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम क्या है? हम एक इमेजिनरी लिक्विड कॉलम लेंगे। मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक कंटेनर है और ये फुल है किस चीज से? लिक्विड से। इसमें आपने लिक्विड भरा है, ये पूरा लिक्विड भरा है आपने। तो हम क्या करेंगे? एक इमेजिनरी कॉलम ले लेंगे। एक इमेजिनरी, मान लेते हैं कंटेनर है, ये इमेजिनरी कंटेनर हमने ले लिया। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो एरिया, ये सिलिंड्रिकल आपने लिया है, दैट इज ए। इस एरिया को हम क्या मान लेंगे? हम ए। अब मान लेते हैं हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्रेशर कितना एक लिक्विड एक्सर्ट करता है? एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या कहा? मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है? ये ऑफ लिक्विड कॉलम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लिक्विड कॉलम। और एच जो है, एच इक्वल टू क्या है? दैट इज हाइट। एच क्या है? इसकी हाइट है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो आपको पता है वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ बेस यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो क्या हो जाएगा यहां से? वॉल्यूम ऑफ
लिक्विड कॉलम, वो मान लेते हैं क्या है V। V इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, V इक्वल टू A इंटू H। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम जो होगा दैट इज A इंटू H। अब मान लेते हैं लेट सपोज रो, ये हम रो इसको पढ़ते हैं, रो इक्वल टू क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, रो। आपको डेंसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड कॉलम, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां से क्या हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड कॉलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज डेंसिटी कितनी है, रो है, और वॉल्यूम कितना है, A इंटू एच। सो रो इंटू A इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड कॉलम। तो इतना आपको पहले सबसे पहले आपको समझना है। नाउ अब यहां पे ये देखिए, अगर यहां पे कोई पॉइंट है तो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा कौन, ये लिक्विड कॉलम, वो कितना करेगा, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। फोर्स किसकी वजह से एक्सर्ट करेगा, ग्रेविटी की वजह से। तो हम क्या करेंगे, थर्स्ट और यू कैन से फोर्स exerted by liquid column, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से कितना होता है आपको पता ही है, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। कितना एक्सर्ट करेगा ये फोर्स, m इंटू जी। और मास, मास आपको पता है, मास ऑफ लिक्विड कॉलम, मास ऑफ लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या रखेंगे, रो इंटू A इंटू एच, दिस इज द वैल्यू ऑफ m की जगह पे क्या रखेंगे, मास कितना है, रो इंटू A इंटू एच, वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, इंटू g। तो दैट इज इक्वल टू रो AHG। अब क्या करेंगे हम, अब कैलकुलेट करेंगे प्रेशर। तो अब देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, तो दैट इज इक्वल टू कितना होता है, ये क्या है हमारे पास, दैट इज F, फोर्स यानी कि थर्स्ट है। तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, F बाय A। हमने अभी फॉर्मूला बताया था कि प्रेशर क्या होता है, F बाय A। तो थर्स्ट कितना लग रहा है, दैट इज इक्वल टू रो AHG डिवाइडेड बाय A। आप चाहो तो A से A को कैंसिल कर सकते हो, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो रहा है, रो H इंटू जी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। ये किसका फॉर्मूला है, प्रेशर के लिए आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, दैट इज इक्वल टू रो इंटू एच इंटू जी। अब यहां पे आप एक चीज देखिए कि जो प्रेशर है लिक्विड्स का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रो यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, देन एच मतलब हाइट कितनी है लिक्विड की, एच आप भी बोल सकते हो कि अगर आप ऊपर से देखो तो दिस इज द डेप्थ, तो लिक्विड में आप कितनी डेप्थ पे जा रहे हो, एंड थर्ड दैट इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम अर्थ की बात करें तो जी की वैल्यू तो हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, लेकिन रो और एच की जो वैल्यू है वो अलग अलग लिक्विड्स के लिए अलग अलग होगी और अलग अलग डेप्थ के लिए अलग अलग होगी। एच की वैल्यू अलग डेप्थ पे जाओगे तो चेंज हो जाएगी। इसका मतलब देखिए, जो प्रेशर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी। तो डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी लिक्विड की, वो लिक्विड उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उसके साथ साथ जितनी ज्यादा आप डेप्थ में जाते हो प्रेशर उतना ज्यादा एक्सर्ट होगा। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर जो है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि जो फ्लूइड प्रेशर होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे देखिए डिपेंड नहीं कर रहा है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, डेप्थ पे। मतलब आप जितनी ज्यादा डेप्थ पे जाओगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा। अगर लिक्विड स्टेशनरी है तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखें कि डेप्थ जितनी ज्यादा होगी प्रेशर उतना ज्यादा होगा। अगर लिक्विड स्टेशनरी है तो सेम डेप्थ पे, मतलब अगर हम इस डेप्थ की बात कर रहे हैं तो इस डेप्थ पे हर पॉइंट पे प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम लिक्विड की हम बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, क्योंकि डेंसिटी तो लिक्विड की सेम रहेगी क्योंकि वो सेम ही लिक्विड है। एच अगर सेम है मतलब सेम डेप्थ है, तो उस डेप्थ पे, उस पर्टिकुलर डेप्थ पे, अगर इतनी डेप्थ पे आप इस पॉइंट पे हो या इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, किसी भी पॉइंट पे हो उस पर्टिकुलर डेप्थ पे, तो जो प्रेशर होगा वो सेम रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होगा किसी भी लिक्विड में, उसमें प्रेशर जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और प्रेशर कब इंक्रीज होता है, जब डेप्थ इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आप डीप जाते हो प्रेशर क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, ये चीज आपको पता होगी कि डेंसिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो जो
प्रेशर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका जो एप्लीकेशन देखा होगा आपने, जो डाइवर्स सूट होते हैं, जो डीप सी डाइविंग होती है, तो सी डाइविंग में होते हैं उनको एक स्पेशल काइंड ऑफ सूट्स पहनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा डेप्थ में जाते हो तो एच की वैल्यू मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, डेप्थ ज्यादा होगी तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा बॉडी पे, तो इसीलिए उस प्रेशर से प्रोटेक्ट करने के लिए, उस प्रेशर को झेलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सूट्स यूज करने पड़ते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि आप डाइवर्स सूट यूज करते क्यों हैं। क्योंकि जो डीप सी में जो वाटर लेवल अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। एच की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, और अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर ही बेयर कर पाएगी, उस बहुत ज्यादा प्रेशर तो बेयर कर नहीं पाएगी। तो बहुत ज्यादा प्रेशर अगर हो जाता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सूट चाहिए। तो उसको हम यूज करते हैं अगर बहुत डीप हम डाइव करते हैं किसी भी सी या लेक में। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड कॉलम और कंसीक्वेंसेस ऑफ लिक्विड प्रेशर। तो कंसीक्वेंसेस में जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि डाइवर्स सूट का हम यूज करते क्यों हैं, उसी तरीके से और भी कंसीक्वेंसेस हैं लिक्विड प्रेशर के। जैसे कि आपने डैम्स देखे होंगे, तो डैम्स जो होते हैं बॉटम में नीचे की तरफ क्या होते हैं, ज्यादा थिक होते हैं, और ऊपर क्या होते हैं, उनकी थिकनेस क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो प्रेशर क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। नीचे प्रेशर ज्यादा होगा तो उसको बियर करने के लिए आपको वॉल क्या चाहिए, थिक चाहिए। तो इसीलिए डैम की जो वॉल होती है बॉटम में ज्यादा थिक होती है और ऊपर क्या होती है, कम थिक होती है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है, ये भी एक कंसीक्वेंस है लिक्विड प्रेशर का। उसके साथ साथ आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे एयर बबल्स देखे होंगे आपने वाटर में, कि अगर वाटर में नीचे से ऊपर की तरफ एयर बबल्स आते हैं तो नीचे क्या होता है, उनका जो वॉल्यूम होता है, बहुत छोटे छोटे बबल्स होते हैं, नीचे उनका वॉल्यूम बहुत कम होता है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आते हैं ऊपर उनका वॉल्यूम बढ़ता जाता है। मतलब नीचे बबल्स बहुत छोटे होते हैं, ऊपर वो बड़े होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो बॉटम में प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर अगर बबल्स जाते हैं तो ऊपर क्या होता जाएगा, क्योंकि एच डेप्थ कम होती जाएगी, जैसे जैसे बबल्स ऊपर उठते रहेंगे तो प्रेशर क्या लगेगा, बबल्स पे कम लगेगा, तो वो एक्सपेंड होने लगेंगे। नीचे क्या था, प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा था, बबल्स बहुत छोटे थे, ऊपर आते आते प्रेशर कम होगा तो बबल्स बड़े होने लगते हैं। तो ये भी एक कंसीक्वेंस है फ्लूइड प्रेशर का। उसी तरीके से आपने एक और चीज देखी होगी, आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जो सी वाटर होता है, सी वाटर में या फिर रिवर वाटर में, अगर आप दोनों में सेम डेप्थ पे जाओ तो रिवर वाटर में सेम डेप्थ पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सी वाटर। अब देखिए डेप्थ तो सेम है रिवर वाटर में भी और सी वाटर में भी, तो एच की वैल्यू तो सेम है, लेकिन आपको पता है सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, और इन सॉल्ट्स की प्रेजेंस की वजह से सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो रिवर वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो जाती है। क्योंकि रिवर वाटर में सॉल्ट्स की प्रेजेंस क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम सॉल्ट्स रिवर वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से जो डेंसिटी होगी वो सी वाटर की ज्यादा होगी। ऑब्वियसली आपको केवल डेप्थ का ध्यान नहीं रखना है, आपको डेंसिटी का भी ध्यान रखना है। तो क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है सी वाटर की, तो अगर आप सेम डेप्थ पे जाते हो, मान लेते हैं आप 10 मीटर रिवर वाटर में गए नीचे और 10 मीटर ही आप सी वाटर में भी गए, तो जो प्रेशर लगेगा किसमें ज्यादा होगा, सी वाटर में। क्यों? क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। और ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप कि ये कंसीक्वेंसेस ऑफ लिक्विड प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पास्कल्स लॉ आपको समझना है कि पास्कल्स लॉ कहता क्या है। पास्कल्स लॉ ये कहता है कि आप अगर किसी भी फ्लूइड में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो दैट प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड in all the directions. So if a pressure is applied on a fluid, the pressure is transmitted equally in all the directions. तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है किसी कंटेनर में। तो ये एक कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर पे आप क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर। तो आपने क्या किया, ये प्रेशर अप्लाई किया इस फ्लूइड पे। अब क्या है, इस फ्लूइड पे जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर क्या होता है,
इक्वली ट्रांसमिट होता है ऑल डायरेक्शंस में। मतलब जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया वो प्रेशर हर डायरेक्शन में अप्लाई होगा। देखिए यही डिफरेंस हो जाता है किसमें, जो आप किसी सॉलिड सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करते हो और लिक्विड्स पे अप्लाई करते हो। सॉलिड्स में क्या होता है, अगर आप किसी एक जगह पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो वो फोर्स या वो प्रेशर एक ही जगह पे अप्लाई होता है, वो पूरे सरफेस पे, पूरी बॉडी पे इक्वली ट्रांसमिट नहीं होता है। ट्रांसमिट हो सकता है लेकिन इक्वली ट्रांसमिट नहीं होता है। एक सिंपल सी चीज है कि अगर आपकी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया तो जहां पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा वहां पे आपको ज्यादा प्रेशर फील होगा, जबकि उसके आसपास प्रेशर क्या होगा, कम फील होगा। तो यहां पे हो सकता है कि फोर्स जो है या प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है लेकिन इक्वली ट्रांसमिट नहीं होता है। लेकिन इन केस ऑफ फ्लूइड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे, मतलब आपने यहां पे प्रेशर अप्लाई किया तो वो प्रेशर पूरे कंटेनर में, पूरे फ्लूइड में हर जगह पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। सेम प्रेशर आप हर जगह पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसका मतलब आप इस प्रेशर को बढ़ाते हो तो सेम प्रेशर इधर भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है और यही इंपॉर्टेंस है, यही है पास्कल्स लॉ। ये यही कहता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। हर डायरेक्शन में ये इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो आप इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हो कि अगर आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर पे आपने क्या किया, अलग अलग ट्यूब्स अप्लाई की। इसी तरीके से पास्कल ने क्या कहते हैं इसको प्रूव किया था। तो एक ट्यूब आपने यहाँ पे लगा दी, दूसरी ट्यूब आपने एक यहाँ पे लगा दी, उनकी आपने हाइट सेम रखी है, एक ट्यूब आपने नीचे लगा दी। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखिए लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो जो वाटर लेवल होगा वो एक ही तरीके से राइज होगा हर पाइप पे, हर ट्यूब पे, वो एक ही तरीके से राइज होगा हर ट्यूब पे। क्यों? क्योंकि सबकी हाइट क्या है, सेम है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये ट्यूब क्या थी, ये ट्यूब तो नीचे थी, ये ट्यूब थोड़ा ऊपर है। तो जो ट्यूब नीचे है उस ट्यूब पे प्रेशर अलग नहीं होता है, उस ट्यूब पे प्रेशर क्या होता है, उतना ही होता है जितना ऊपर वाली ट्यूब पे होता है। क्योंकि जो लिक्विड यहां से निकल रहा है वो लिक्विड सेम हाइट पे आपका बाहर आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा है उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी लग रहा है। अगर हम क्या करते हैं, जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको इंक्रीज करते हैं तो जितनी हाइट यहाँ पे बढ़ेगी, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो हाइट यहाँ पे बढ़ेगी, तो यहाँ पे भी उतनी ही हाइट बढ़ेगी। तो जितनी हाइट पे लिक्विड यहां से निकलेगा उतनी हाइट पे लिक्विड यहां से भी निकलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे, हर जगह पे प्रेशर क्या हो रहा है, इक्वली एक्सर्ट हो रहा है। हर जगह पे प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है जिसको हम ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं। और ये जो पास्कल्स लॉ है ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है क्योंकि इससे हम बहुत सारी मशीन्स बनाते हैं। होप कि आपको पास्कल्स लॉ समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। तो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ को समझने के लिए पहले हम समझेंगे द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स, क्योंकि पास्कल्स लॉ का जो एप्लीकेशन होता है मशीन्स में बहुत ज्यादा होता है और ये पूरी की पूरी जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं ये पास्कल्स लॉ पे ही बेस्ड होती हैं। तो पहले हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। तो हाइड्रोलिक मशीन्स के प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मशीन्स का वर्क क्या होता है, मशीन का यूज क्या होता है। तो जनरली मशीन्स का काम होता है जो आपका एफर्ट होता है उसको कम करना। मतलब आप कोई वर्क करते हो तो आप मिनिमम एफर्ट्स में मिनिमम फोर्स लगा के आप मैक्सिमम वर्क कर पाओ, तो वही मशीन्स का यूज होता है। और हाइड्रोलिक मशीन्स में हम यही चीज देखेंगे कि हम मिनिमम फोर्स अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज, मशीन्स का काम क्या होता है, आपके एफर्ट को कम करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स आपके एफर्ट को कम कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये एक डायग्राम आप देख सकते हो। इसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो एक जगह पे तो दिस प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। तो सारी डायरेक्शंस में ये प्रेशर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम दो सिलेंडर ले लेते हैं, एक सिलेंडर ए, ये आपका कंटेनर ए है और ये सिलेंडर बी है। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपने जो फोर्स अप्लाई किया दैट इज F1। आपने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, फोर्स F1। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका A1। द एरिया, जितने एरिया पे आपने फोर्स अप्लाई किया दैट इज A1। और यहाँ पे जो, क्योंकि देखो आप फोर्स लगाओगे तो यहां से लिक्विड फ्लो होगा, यहाँ पे जो फोर्स लगा, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा वो मान लेते हैं दैट इज F2। और क्योंकि आपको इसका एरिया पता है, इसका एरिया है A2।
तो इसका जो एरिया है ये A2 ले लिया हमने, इसमें फोर्स कितना लग रहा है F1। तो यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई करेंगे हम P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 बाय A1, और यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा, मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा F2 बाय A2। लेकिन पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर जो होता है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है सारी डायरेक्शंस में, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा यहाँ पे भी वही लगेगा। इसका मतलब P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू P2। तो ये क्या इंप्लाई करता है, P1 कितना है F1 बाय A1 इक्वल टू F2 बाय A2। तो यहां से देखिए F1 बाय A1 इक्वल टू F2 बाय A2 आ गया। आप A1 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए F1 इक्वल टू क्या आ रहा है, या आप कह सकते हो F2 इक्वल टू क्या आ रहा है, F2 इक्वल टू A2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर लोगे, दैट इज A2 बाय A1 इंटू F1। तो अब देखिए F1 आपने कम अप्लाई किया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे A2 की वैल्यू ज्यादा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे कि एरिया जो है इसका ज्यादा है, A2 इज ग्रेटर देन A1। तो मान लेते हैं A2, अगर A2 A1 के 10 टाइम्स है तो A2 बाय A1 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि A2 कितना है मान लेते हैं 10 टाइम्स है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो A2 बाय A1 10 हो जाएगा। इसका मतलब F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा उस केस में 10 इंटू F1। मतलब जो फोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई किया, ये हमने फोर्स लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे उसके 10 टाइम्स फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब आप 10 न्यूटन फोर्स लगा के आप 100 न्यूटन तक का जो वेट होगा किसी बॉडी का उसको इजीली लिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, अगर आप एरिया और कम कर देते हो यहाँ पे, या यहाँ पे एरिया आप और बढ़ा देते हो तो ये फैक्टर जो है और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना यूजफुल है हमारे लिए। यहाँ पे देखिए हमको फोर्स कम अप्लाई करना पड़ रहा है और यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको F2 इक्वल टू क्या होगा, F2 इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू F1। तो A2 A1 से ज्यादा है तो जो वैल्यू होगी A2 बाई A1 की वो 1 से ज्यादा होगी। 2, 3, 4 अप टू 10, 20, 50, 100 कितना भी हो सकता है। तो इसका मतलब F2 की जो वैल्यू होगी F1 के उतने ही टाइम्स हो जाएगी जितना A2 A1 के जितना टाइम्स होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये काम करता है। अब यही प्रिंसिपल जितने भी आज चीजें पढ़ने वाले हो आप यही प्रिंसिपल यूज करेंगे, चाहे हाइड्रोलिक जैक है, या हाइड्रोलिक लिफ्ट जिसको आप कहते हो, हाइड्रोलिक प्रेस है या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, सब जगह यही काम करते हैं। क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहां पे क्या रखेंगे, कम रखेंगे। यहाँ पे दूसरी जगह जहां पे फोर्स अप्लाई होना है वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे, उधर फोर्स ज्यादा लगेगा। बस यही आपको रूल समझना है। बस डिजाइन जो होता है, कंस्ट्रक्शन जो होता है सबका अलग अलग होगा, लेकिन लॉ सब जगह यही होगा। एक जगह एरिया कम रहेगा, दूसरी जगह ज्यादा रहेगा। जहां एरिया कम रहेगा वहां पे आप फोर्स अप्लाई करोगे, और दूसरी जगह जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, फिर ज्यादा हो जाएगा। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो 3 चीजें हम पढ़ने वाले हैं, 3 एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं। पहला है आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस। तो हाइड्रोलिक प्रेस आपको पता है, हाइड्रोलिक प्रेस जो होती है, हाइड्रोलिक प्रेस के सबसे पहले आपको यूजेस पता होंगे कि हाइड्रोलिक प्रेस जैसे प्रिंटिंग प्रेस होती है, वहां पे हाइड्रोलिक प्रेस का आप यूज कर सकते हो प्रिंटिंग के लिए। साथ ही साथ जैसे किसी चीज को क्रश करने के लिए आप हाइड्रोलिक प्रेस का यूज कर सकते हो। उसके अलावा जो आपके सीड्स होती हैं, सीड से ऑयल निकालने के लिए आप हाइड्रोलिक प्रेस का यूज कर सकते हो। तो हाइड्रोलिक प्रेस के बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वेसल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कंटेनर्स हैं, उसी तरीके से यहाँ पे 2 सिलेंडर होते हैं। ये एक सिलेंडर है, यहाँ पे दूसरा सिलेंडर है। जैसे यहाँ पे 2 पिस्टन्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस छोटे वाले सिलेंडर में दिस इज सिलेंडर ए, दिस इज सिलेंडर बी। यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है, दैट इज पिस्टन ए। इसके पिस्टन को हम पिस्टन बी समझ लेते हैं। और यहाँ पे एक फिक्स्ड क्या होता है, एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म होता है। ये आप देख सकते हो, दिस इज द फिक्स्ड प्लेटफॉर्म। अब होता क्या है कि जब यहां पे आप फोर्स अप्लाई करोगे, ये आप देख सकते हो, ये आपके पास लीवर है, राइट, ये लीवर है। इस लीवर को आप प्रेस करोगे तो जब आप फोर्स अप्लाई करोगे यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई होगा, सेम कंडीशंस तो सब कुछ सेम रहेंगी। तो यहाँ पे F1 फोर्स अप्लाई किया, इसका एरिया A1 है, इधर फोर्स कितना लगेगा F2, तो वो सेम कंडीशन तो सेम आएगी। तो F2 इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू F1 हो जाएगा। तो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब देखिए इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये तो आप 2 कंटेनर समझ गए होंगे। तो जैसे ही आप इस पे प्रेस करेंगे ये ऊपर लिफ्ट होगा और इससे टकराएगा। तो यहाँ पे आप बीच में कुछ भी रख सकते हो, जैसे आपको प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंटिंग के लिए, या आपको सीड से ऑयल निकालना है तो आप सीड्स को यहाँ पे रख सकते हो, क्रश करेगा, उसको प्रेस करेगा तो वहां से ऑयल निकलेगा। उसी तरीके से और भी चीजें आप कर सकते हो। किसी चीज को आपको क्रश करना है तो क्रश करने के लिए भी आप
चीजों को रख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया यहाँ पे एक वॉल्व होता है। तो ये वॉल्व का काम आपको पता है, वॉल्व क्या करता है, वॉल्व फ्लूइड को, लिक्विड को एक तरफ जाने देता है, दूसरी तरफ नहीं जाने देता है। तो वॉल्व जो होगा वो फ्लूइड को किस तरफ जाने देगा, क्योंकि देखिए वो फ्लूइड को यहां से नीचे से ऊपर की तरफ तो आने देगा, लेकिन नीचे यहां से नहीं जाने देगा जब तक ये वॉल्व बंद है। उसी तरीके से आप क्या करते हो, आप जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये जो लिक्विड है किस तरफ जाएगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई होगा और ये प्रेशर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। यहाँ पे वॉल्व है और यहाँ पे देखिए वॉल्व क्या है, वॉल्व लिक्विड को ऊपर की तरफ फ्लो होने देगा, मतलब प्रेशर ऊपर की तरफ लग सकता है, लेकिन जब नीचे की तरफ लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्व क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वॉल्व की जरूरत होती है आपको। तो जैसे ही आपने फोर्स लगाया, प्रेशर अप्लाई होगा, ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा यहाँ, और सेम वही चीज आ जाएगी F2 इक्वल टू A2/A1 इंटू F1, क्योंकि P1 इक्वल टू P2 होगा यहाँ पे भी। और इस तरीके से यहाँ पे जो ये पिस्टन होगा, ये पिस्टन ऊपर लिफ्ट होगा और यहाँ पे जो रैम है उससे टकरा जाएगा। तो इस तरीके से ये काम चलता रहेगा। तो आई होप कि आपको ये हाइड्रोलिक प्रेस का कैसे हम प्रेस करते हैं समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे देखिए एक रिलीज वाल्व होता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से, क्योंकि देखिए आप प्रेशर अप्लाई करते जा रहे हो, यहाँ से लिक्विड क्या होता जाएगा, यहाँ फ्लो होता जाएगा, लिक्विड फ्लो होता जाएगा। आपको इसको, क्योंकि आपको इसको डाउन भी करना है, तो आप यहाँ से रिलीज वाल्व यूज करके यहाँ से जो लिक्विड है, लिक्विड पूरा यहाँ रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे एक रिजर्वायर होता है, इस रिजर्वायर के हेल्प से आप वाटर ऊपर सक कर सकते हो, या फिर जब आपको वाटर की या जो लिक्विड होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वापस रिलीज वाल्व की हेल्प से इस रिजर्वायर में आप डाल सकते हो। और क्योंकि रिजर्वायर ओपन होता है तो रिजर्वायर में प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा वही इस रिजर्वायर में प्रेशर होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे आपकी हाइड्रोलिक प्रेस वर्क करती है। उसी तरीके से और भी चीजें वर्क करती है, जैसे आपका यहाँ पे है हाइड्रोलिक लिफ्ट, या जिसको आप हाइड्रोलिक जैक भी कहते हो। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट आपने देखा होगा कि जब भी आप सर्विस के लिए जाते हो, व्हीकल्स की, कार या फिर बाइक की सर्विस के लिए जाते हो, तो वहां पे एक प्लेटफॉर्म होता है जो ऊपर लिफ्ट होता है। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का भी जो फंक्शन होता है वो उसी तरीके से होता है, वहां पे हाइड्रोलिक लिफ्ट आप यूज कर सकते हो। तो देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट किस तरीके से काम करते हैं, सेम देखिए मैंने आपको बताया था, वही कंटेनर है, पिस्टन ए, यहाँ पे पिस्टन बी, सिलेंडर ए, सिलेंडर बी, ये एक सिलेंडर ये हो गया, दूसरा सिलेंडर ये हो गया, सेम। तो ये सिलेंडर ए हो गया, ये सिलेंडर बी हो गया। अब क्या होगा, यहां पे अगेन आप लीवर को पुश करोगे डाउनवर्ड्स, तो लीवर को पुश करने से क्या होगा, यहां पर जो फोर्स आप अप्लाई करोगे, जो प्रेशर लगेगा उसकी वजह से ये प्रेशर इक्वली यहां ट्रांसमिट होगा। अगेन P1 इक्वल टू P2, F2 इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स अगर F2 लग रहा है तो अगेन, और यहाँ पे F1 लग रहा है तो F2 इक्वल टू A2/A1 इंटू F1। तो A2/A1, A2 ज्यादा है, A1 कम है। देखिए हर बार जो प्रिंसिपल है वो सेम ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने जो भी रखी है, जो कार आपने रखी है या आपने कोई बाइक रखी है, तो ये जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते जाओगे ये लिफ्ट होता जाएगा। यहाँ पे वॉल्व है, तो वॉल्व क्या करता है, वॉल्व वन साइड इसको मूवमेंट करने देता है, लिक्विड को दूसरी साइड में मूवमेंट नहीं करने देता है। तो इस तरीके से ये आप लिफ्ट करते जाओगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे जो हाइड्रोलिक जैक या हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो काम करता है। एक और चीज देख लेते हैं हम, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो ब्रेक्स तो आपने देखे होंगे, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स को भी समझ लेते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका ब्रेक पैडल होता है और यहाँ पे ये होता है आपका एक मास्टर सिलेंडर, इसको हम कहते हैं मास्टर सिलेंडर। इस मास्टर सिलेंडर में होता है ब्रेक ऑयल। ये ब्रेक ऑयल, ये पूरा एक पैसेज होता है, और ये मैंने एक व्हील का आपको बताया है, एक व्हील। बाकी अगर आपका जो कोई भी व्हीकल है उसमें और भी व्हील्स हो सकते हैं, 2 3 4 जितने भी व्हील्स हैं, 2 व्हील्स में अगर ये ब्रेक अप्लाई होता है तो 2 व्हील्स के लिए, 3 व्हील्स के लिए। तो सेम जैसे इस व्हील में है वैसी अरेंजमेंट बाकी के व्हील्स में भी हो सकता है। तो फिलहाल हम एक व्हील की बात करते हैं, सेम ऐसा ही बाकी के व्हील्स में भी होगा। तो बाकी के व्हील्स में भी सेम ऐसे ही होगा। तो आप एक को समझ जाओगे तो बाकी तो समझ में आ ही गई आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये व्हील का रिम है, जो रिम होता है व्हील का वो ये रहा, और यहाँ पे आपके लगे होते हैं ब्रेक शूज, इनको हम कहते हैं ब्रेक शूज। और ये जो अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे अंदर आपका एक और सिलेंडर होता है, ये एक सिलेंडर है, और यहाँ पे 2 पिस्टन्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब होता क्या है कि ब्रेक ऑयल, क्योंकि ब्रेक ऑयल सब जगह होता है, अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे ही आपने ब्रेक पैडल अप्लाई किया तो देखिए क्या होता है, ब्रेक पैडल जैसे ही आपने अप्लाई किया तो क्या होगा,
ये जो पिस्टन होगा ये आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा मतलब फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा तो उसकी वजह से प्रेशर, देखिए सेम वही चीज होगी, फोर्स जो लगेगा तो प्रेशर लगेगा जो इक्वली ट्रांसमिट होगा वो यहाँ पे भी लगेगा, तो सेम वही यहाँ पे जो फोर्स लगेगा A2/A1 इंटू ये इसका एरिया A2 मान लेते हैं, इसका एरिया A1 मान लेते हैं इंटू F1। तो जो फोर्स यहाँ पे लगेगा इस फोर्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपने थोड़ा सा ब्रेक लगाया तो आपको ज्यादा फोर्स तो लगाना नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये पिस्टन जो है क्योंकि इधर को फोर्स लग रहा है तो पिस्टन क्या करेंगे, इधर को मूव करेंगे, इस तरफ, ये पिस्टन इस तरफ मूव करेगा और ये पिस्टन इस तरफ मूव करेगा। इससे क्या होता है, ये स्प्रिंग आप देख सकते हो, ये स्प्रिंग क्या होती है, स्ट्रेच होती है और ये जो अरेंजमेंट होता है आपका पूरा इस तरफ मूव करता है। तो ये जो आपका ब्रेक शूज है, ये ब्रेक शूज दोनों के दोनों, एक जो ये ब्रेक शू है ये किस पे टच हो जाएगा, रिम पे, क्योंकि ये इधर को मूव करेगा तो ये किस पे टच हो जाएगा, रिम पे टच हो जाएगा। अब जैसे ही रिम पे टच होगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, क्योंकि टच हो गया तो ये इसको मूवमेंट को रोक लेता है, किसके मूवमेंट को, रिम के मूवमेंट को। तो इस तरीके से जो आपका टायर, आपका व्हील जो है वो रुक जाता है फ्रिक्शन की वजह से और ब्रेक अप्लाई होता है। फिर आप रिलीज करोगे तो स्प्रिंग से क्या होगा, ये अगेन इसको आपने प्रेशर रिलीज किया यहां से, तो जैसे आपने ब्रेक पेडल छोड़ा प्रेशर रिलीज हुआ, ये फिर स्प्रिंग क्या हो जाएगी, अगेन कंप्रेस हो जाएगी और इनके बीच में कांटेक्ट छूट जाएगा, तो फिर व्हील क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो ये मूव करने लगेगा। तो आई होप कि आपको जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं इनका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये पूरा अरेंजमेंट इसीलिए होता है ताकि जो F2 हो, F2 की वैल्यू F1 से ज्यादा हो, मतलब आपको ब्रेक के लिए थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना है और यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका काम करता है। तो आई होप कि आपको पास्कल्स लॉ और जो एप्लीकेशंस हैं पास्कल लॉ के वो समझ में आ गए होंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।